हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के संज्ञान क्लासेस के इस इम्पोर्टेंट सेशन पर। आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2021 में हुए सी टेट के एग्ज़ाम के बारे में और उसमें आई आपकी हिंदी पेडागोजी के बारे में। इस बार फर्स्ट क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के बारे में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में इसी क्लास के हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 20 दिसंबर 2021 में आए थे आपकी हिंदी पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने मन में इसका आंसर सोचेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। संदर्भ में व्याकरण, ये शब्द मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संदर्भ में व्याकरण, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, ये शब्द इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो संदर्भ में व्याकरण किस चीज़ पर जोर देता है? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना है। आप देख सकते हैं निगेटिव वर्ड आ गया है, गलत हो जाएगा। विषय वस्तु का अनुवाद करना है, केवल अनुवाद करना ही संदर्भ नहीं है। नियमों का अति सामान्यीकरण करना है, बिल्कुल नहीं, हमें नियमों पर भी नहीं जाना है, उनका अति सामान्यीकरण भी नहीं करना है। हमें करना क्या है? भाषा के नियमों की प्रत्यय समझ बनाना है, यानी बच्चे जो भाषा के नियम है उनको समझ पाए कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से ये बन रहा है, किस तरह से ये हो रहा है। इस चीज़ पर बच्चे की क्या बनानी है, हमें समझ बनानी है। तो संदर्भ में व्याकरण किस चीज़ पर जोर देता है? रटने पर नहीं देता है, बल्कि समझ बनाने पर जोर देता है कि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए कि वाक्य में जो संज्ञा का प्रयोग हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, समझे उसे, रटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको समझना है बस। ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी जिस विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं उसके बाद उससे रिलेटेड नियम बताया जाता है। तो देख लेते हैं, ये जो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, यानी उदाहरण से नियम की और जिस विधि में हम चलते हैं वो विधि है हमारी आगमन विधि। वेरी इम्पोर्टेंट, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण में एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि बच्चे को हम पहले क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, उसके बाद उसे नियम की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर, यानी बच्चे को हम पहले नियम सूत्र बताते हैं, सूत्र रटवाते हैं, उसके बाद उन्हें उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हमने उन्हें संज्ञा की परिभाषा बताई, उसके बाद उन्हें उदाहरण दिया उसका कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु प्राणी अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया, राम बाजार जाता है। राम इसमें क्या है, संज्ञा है, क्योंकि वो क्या है, प्राणी का नाम है। लेकिन आगमन में हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को क्या देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। राम बाजार जाता है, वाक्य में राम क्या है, बाजार क्या है, फिर इसके बारे में हम बता रहे हैं राम संज्ञा है, बाजार भी संज्ञा है। फिर उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि राम कौन सी संज्ञा है और बाजार कौन सी संज्ञा है। इस तरह से हम बच्चों को आगमन विधि में समझाते हैं। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। आगमन में हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर, जबकि हम निगमन में चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर। एक इम्पॉर्टेंट बात कि पूछा जाता है व्याकरण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा आपका आगमन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए हमें जटिल सामग्री नहीं चुननी है, किसी भी ऐसी सामग्री का चयन नहीं करना है जिसको बच्चे समझ भी ना पाएं। तो ये वाला हमें नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए, यानी सही तरीके से प्रत्येक बच्चे के स्तर के अनुसार होनी चाहिए।
इसके बाद है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि पता चला हमने कोई सी भी सामग्री चुन दी, वो तो बच्चे के स्तर के अनुसार ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हमें सीमित ही रखनी है, छोटी ही रखनी है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से यानी सही तरीके से बच्चे के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ अपने। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, सॉरी ये वाला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा अर्जन होता है, देखा अर्जन से भी, एक क्वेश्चन आपका अर्जन से भी आना है और ज़रूर आना है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलेंगे। भाषा अर्जन कब होता है? मैंने बताया था भाषा अर्जन में क्या होता है, जब बच्चे को अवसर दिए जाते हैं किस चीज़ के अंतः क्रिया करने के, तो वो क्या करता है? भाषा को ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा बेस्ट है। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाए, नियम पे तो हम कभी जोर देना ही नहीं है, गलत। पुरस्कार दंड बिल्कुल नहीं, ये तो देखने से ही पता चल रहा है बिल्कुल गलत है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, चलो आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाषा अर्जन में क्या होता है? बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, यानी अवसर जहाँ आ जाए, आपको बताया गया था अवसर क्या है? एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी आपको ये दिख जाए वो आंसर सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा कौन सा आंसर पॉजिटिव है इसमें? सी, कि बच्चे को किस चीज़ के अवसर मिलने चाहिए? भाषा प्रयोग के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तभी होता है ये भाषा अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है। जब किसी बच्चे को कविता सुनाने के लिए खड़ा किया जाता है तो क्या होता है? वो शिक्षक को किसके आकलन में सहायता कर रहा है, कि बच्चे का हम किस चीज़ का आकलन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा हम बच्चों को पोएम क्यों बुलवाते हैं? क्यों बुलवाते हैं हम बच्चों को पोएम? जिससे कि वो क्या कर पाए? सोचिए, साहित्य के ज्ञान, मतलब साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर पाए? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो नहीं बुलवाते हम उनको पोयम। बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण नहीं, अवबोधन नहीं, हम क्यों बुलवाते हैं बच्चों को कविता? जिससे उनके बोलने में निपुणता है, जिससे वो बोल सकें, सबके सामने अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, हेजिटेट ना हो, उन्हें झिझक ना हो। तो यह किस लिए किया जाता है? सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि उनके बोलने में निपुणता है, इस चीज़ के आकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस मंथन यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग, विचार आवेश भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। आपको दिख भी रहा होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी मानस मंथन, या कह सकते हैं हम विचार आवेश, विचारों से रिलेटेड है। और विचारों से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। क्योंकि अगर हिंदी में ये आपको दे देते विचार आवेश तो आप तुरंत समझ जाते कि आंसर क्या होगा, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा घुमाकर पूछा है यहाँ पर। क्योंकि सीधे सीधे पूछते तो सीधा सा आंसर है कि विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कि बच्चा क्या हो, हम क्यों कराते हैं बच्चे को ब्रेन स्टॉर्मिंग? जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, उनको हम चिंतन करा सके, बच्चा चिंतनशील बन सके, इसलिए ये कराया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, जिससे बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके, विचारों को विचारों के बारे में चिंतन कर सके, इसी वजह से। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं वो, कौन सी विचारधारा गलत है। तो देखते हैं, जो आंसर गलत होगा वही आंसर सही होगा। शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। अब आप खुद सोचो
क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कम इम्पोर्टेंट है या फिर गलत है बिल्कुल, कौन सा है? सोचिए थोड़ा सा। फोर्थ ऑप्शन, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है, भाषा शिक्षण के विषय में ये बिल्कुल गलत है कि हम बोलने से ज़्यादा लेखन को महत्व दे रहे हैं। हमें सभी कौशलों को बराबर महत्व देना है, सुनने को भी, बोलने को भी, पढ़ने को भी और लिखने को भी। ऐसा नहीं है आप बोलने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेखन पे नहीं दे रहे हो, पढ़ने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बोलने पर नहीं दे रहे हो। हमें हर चीज़ पर बराबर ध्यान देना है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यही क्या है, यही सही आंसर है, क्योंकि हमें गलत ही पहचानना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। बाकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। कौन सा टेस्ट कहलाती है? निदानात्मक परीक्षा कहलाती है, श्रेणी हेतु परीक्षा कहलाती है, उपलब्धि परीक्षा कहलाती है, स्मृति परीक्षा कहलाती है। तो जब भी हम किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में परीक्षा आयोजित करते हैं, तो हम किस लिए करते हैं कि बच्चे को उस पाठ में क्या समस्या आ रही है या उस अवधारणा में क्या समस्या आ रही है, ये पता लगाने के लिए हम उस परीक्षा का आयोजन करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। निदानात्मक परीक्षा होती क्या है? निदान होता क्या है? बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना। निदान क्या होता है? बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना। तो जब भी हम क्या करते हैं, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। कौशल से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इम्पॉर्टेंट है। भाषा के उत्पादक, उत्पादक यानी अभिव्यक्तात्मक, ये आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, कौन से होते हैं भाषा के अभिव्यक्तात्मक, मतलब जिसमें क्या करें, अभिव्यक्ति कर रहे हूँ, जिनके द्वारा हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। तो देखते हैं कौन से होते हैं, पठन और लेखन। पठन, क्या पठन के द्वारा यानी पढ़ने के द्वारा, पढ़ रहे हो आप अपनी किताब को, उसके द्वारा आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखन के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी बात को हम लिख कर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें एक तो सही है लेकिन एक गलत है, तो ये हो गया आपका गलत। पठन और श्रवण यानी हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे भाषा के ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल। तो जब भी आपसे पूछे जाएं भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, तो पठन और श्रवण, क्योंकि पढ़कर भी हम क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं, और सुनकर भी हम क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी किसी की बात को समझते हैं या उसे ग्रहण करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। वाचन तथा लेखन, वाचन मतलब बोलना, लेखन मतलब लिखना। अब हम अपनी बात को दूसरों तक किन तरीकों से पहुंचाते हैं, एक तो बोलकर, यानी किन तरीकों से अभी अभिव्यक्त करते हैं हम, एक तो अपनी बात को बोलकर और दूसरा अपनी बात को लिखकर। तो ये दोनों कौशल हमारे कौन से हो गए, उत्पादक कौशल या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, यानी जिनके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, एक तो बोलकर और एक लिखकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, यानी आपने देखा होगा फर्स्ट टू फिफ्थ जो बुक्स होती हैं आपकी, उसमें क्या दिए रहते हैं, चित्र दिए रहते हैं। क्यों दिए जाते हैं वो चित्र? पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है।
पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना है, नहीं, विचारों और संकल्पनाओं को समझाना है। एक चीज़ है कि बच्चा क्या कर सके कि उस चित्र को देखकर ही वो विचार कर सके या कल्पना कर सके कि इस पाठ में क्या होगा। देखा होगा आपने, बच्चा केवल चित्र देखकर ही सोचने लगता है कि इस पाठ में क्या-क्या दिया हुआ होगा। तो इसी चीज़ को करना है हमें बच्चों को कि बच्चे के विचारों और संकल्पनाओं को समझाना है। बच्चा कल्पना करेगा चित्रों को देखकर, तभी उसकी संकल्पना का निर्माण होगा, तभी उस वो क्या होगा, विचारशील होगा। ठीक है? इसलिए इसका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? एक क्वेश्चन और आया आपका कौशल से, देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। आपके 4 कौशल होते हैं, कौन-कौन से? सु, बो, प, ली। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है? इनका एक क्रम होता है, पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। यही क्रम है इनका। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, सुबो पली। ठीक है? यानी बच्चा क्या करता है, पहले सुनना शुरू करता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद वो लिखना शुरू करता है। यही एक क्रम हर किसी के साथ चलता है, तो इसलिए इसका एक क्रम है। भाषा कौशलों को श्रवण, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यानी बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से अंतः संबंधित है। अगर कोई भी एक कौशल बच्चे को नहीं आता है तो बच्चे का भाषा विकास क्या कह सकते हैं हम, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है? और इन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, यानी चारों कौशलों को एक साथ सिखाया जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भाषा के कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से गृह कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? आई थिंक लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन गृह कार्य से आया था और वो भी इसी से रिलेटेड था, और इसमें जो आंसर है वो भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, या गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। एकमात्र आ गया है, इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को ऐसा कुछ नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, चलो हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है बच्चे को, जिससे बच्चा क्या कर सके, जो चीज़ उसे पढ़ाई गई है उसका अभ्यास कर सके। गृह कार्य होता क्या है, बच्चे को खुद से करने के लिए अवसर देना होता है। हम बच्चे को गृह कार्य क्यों देते हैं कि जिससे वो कार्य को खुद से कर पाए, यानी एक ऐसा अवसर दे रहे हैं हम बच्चे को गृह कार्य के रूप में जिससे वो खुद से कर सके, खुद से करे उस काम को। इसलिए इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है सीटेट में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड। एकमात्र साधन होती है, नहीं, एकमात्र जहाँ आ जाए वो तो आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है उस ऑप्शन को। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण तो होती है। आखिरी संसाधन है, बिल्कुल नहीं। क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यानी महत्व है पाठ्य पुस्तक का भाषा में। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाचन कौशल को विकसित करना है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना,
वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार-चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, एक शब्द बताया है, संदर्भ। जहाँ भी संदर्भ आ जाए, आँख मीच के आप लगा दो संदर्भ वाला आंसर। बट जो क्वेश्चन है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, आप खुद ही सोच सकते हैं अब। पता चल ही गया होगा आपको, बिल्कुल सही सी ऑप्शन। संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना किसके किसको विकसित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है? वाचन कौशल को विकसित करने में। ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है डायरी लेखन? अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में। क्यों? किस चीज़ में सहायता करता है डायरी लेखन? जब भी बच्चा डायरी लिखता है तो वो क्या करता है? अपने अधिगम पर चिंतन करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन सही है आपका। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 20 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम पेपर की आपकी हिंदी पेडागोजी हो चुकी है। इसके पार्ट 2 में हम इसके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।